सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू दी माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट। एंड जैसे कि मेरे बीएनएस की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, आज उसी सीरीज़ में मैं कंटिन्यू करते हुए आपके साथ जो प्रोविज़न डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेक्शन नंबर 223 ऑफ बीएनएस। जैसे कि मैंने पिछली लेक्चर सीरीज़ में आपके साथ जो डिस्कस किया था वो किया था सेक्शन नंबर 206 से डिस्कस किया था मैंने आपके साथ 2015 तक। और उसके बाद की जो भी प्रोविजंस हैं आप उसे एक बार रीड कर लेना। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। आप केवल और केवल इनके जो नंबरिंग है और इनके जो टाइटल है उस पर ज़्यादा जोर दीजिए, उसको ज़्यादा याद करिए, वही आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में इससे आंसर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी हमारे लिए। अब इसमें मैं जो ज़रूरी सेक्शन है मैं वो डिस्कस करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सेक्शन नंबर 223 में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। मतलब कोई भी ऐसा आदेश जो कि पारित किया गया है किसके द्वारा? पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। ठीक है, और आप उस पर क्या कर रहे हो? आप कोई ऑर्डर है जो कि इशू किया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, और आप ऐसे ऑर्डर का क्या कर रहे हो? डिसओबे। मतलब आप ऐसे आदेशों को क्या नहीं मानते, नहीं मान रहे हो। तो उसी पर ये प्रोविज़न हमारा डिस्कस करता है। तो आइए इसको आराम आराम से पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड कि ये क्या हमें बताता है। तो हु एवर, कोई भी, नोइंग दैट, ये जानता है, किसी व्यक्ति को भी ये जानकारी है, दैट बाय एन ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट लॉफुली एम्पावर्ड, ऐसा कोई भी आदेश जो कि प्रोमोलगेट हुआ है, पारित हुआ है, किसके द्वारा? पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जो कि लॉफुली एम्पावर्ड है। जो कि क्या है? लॉफुली एम्पावर्ड है, उन्हें कानून के द्वारा उनको शक्तियां प्रदान की गई है कि वो ऐसा ऑर्डर पास कर सके। ठीक है। ही इज डायरेक्टेड टू एब्सटेन फ्रॉम अ सर्टेन एक्ट। उस आदेश में ये है कि आप किसी सर्टेन एक्ट, मतलब किसी विशेष एक्ट को आप नहीं करेंगे। ठीक है। और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजीशन और अंडर हिज मैनेजमेंट डिसओबे सच डायरेक्शन। या किसी सर्टेन ऑर्डर को, किसी सर्टेन ऑर्डर में यह आदेश किया गया है कि किसी सर्टेन प्रॉपर्टी को वो अपने कब्जे में रखेगा। ठीक है। और अंडर हिज मैनेजमेंट, या उस पब्लिक सर्वेंट के मैनेजमेंट में होगी। ठीक है। और आप ऐसे डायरेक्शन को क्या करते हो? डिसओबे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो चुनाव में जो भी हथियार होते हैं लोगों के, लाइसेंसी हथियार, आदेश होता है कि सारे हथियार थाने में जमा कराए जाएं। जो भी आपका जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन है, आप जैसे आप, मैं झूसी में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो भी लाइसेंस होल्डर होंगे वेपन्स के, माउजर, रिवॉल्वर, राइफल, उनको ये आदेश होता है कि आप अपने सारे हथियारों को अपने जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट कर दें, जिससे कि ऐसी कोई संभावना ना हो कि जिससे किसी प्रकार का अपराध आपके द्वारा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। ठीक है। तो ये एक आदेश पारित हुआ। पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, डीएम, एसडीएम, पुलिस ऑफिसर, ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, इनके द्वारा आदेश पारित हुआ है। आगे पढ़ते हैं। और ऐसे आदेश में वो क्या कह रहे हैं? ऐसे आदेश में वो किसी एक सर्टेन एक्ट को ना करने के लिए आपको बोल रहे हैं, या किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन को वो अपने पास रखेंगे, या प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट वो करेंगे। कौन करेगा? पब्लिक सर्वेंट करेगा। और आप ऐसे आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। ठीक है। शैल इफ सच डिसओबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed, be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 and 5000 rupees or with both। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी जानबूझकर क्या करता है, कोई व्यक्ति ऐसा जानबूझकर क्या कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें क्या लिखा गया कि शैल इफ सच डिसओबीडियंस कॉजेज, अगर ऐसा डिसओबीडियंस, आप डिसओबे कर रहे हो, आप नहीं मान रहे हो आदेशों को, तो अगर ऐसा डिसओबीडियंस क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन करता है, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है। एनॉयंस, किसी को दिक्कत मुसीबत हो रही है। ठीक है। किसी को इंजरी हो रही है,
या रिस्क ऑफ, या रिस्क है ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन का, एनोयंस का या इंजरी का किसी भी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि लॉफुली एम्प्लॉयड है, बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। लॉफुली एम्प्लॉयड मतलब उसको इस काम के लिए लगाया गया है, एम्प्लॉयमेंट उसको, वो इसीलिए एम्प्लॉयड है कि उसको ऐसी चीज़ों को क्या करना है, पालन करवाना है, ठीक है। और वो क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, इंजरी है, रिस्क इंजरी का रिस्क है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो आप, उसे एनॉयंस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, या ऐसा रिस्क है, तो आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक की होगी, फाइन जो कि 2000 से 5000 रुपये तक का होगा, या दोनों हो सकता है। आगे आते हैं, एंड वेयर सच disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tend to cause right or affray। अगर किसी प्रकार का दंगा बलवा होने का डर है, आपके ऐसे ना मानने के, आदेश के ना मानने के कारण अगर ऐसा कोई दंगा बलवा किसी प्रकार के ह्यूमन की लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी पर किसी प्रकार का भी अगर डेंजर मंडरा रहा है, डेंजर होने की आशंका है, ठीक है, या होता है, तो आपको 1 साल तक की सजा, जुर्माना जो 5000 रुपये तक का होगा, या दोनों हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफेंडर है उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो हार्म करे या हार्म प्रोड्यूस करे, ठीक है। इट इज़ सफिशिएंट दैट ही नोज ऑफ द ऑर्डर विच ही डिसोबेज एंड दैट हिज डिसओबीडियंस प्रोड्यूसेस और लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म। केवल इस सेक्शन में केवल इतना ही महत्वपूर्ण बात है, इतना ही ज़रूरी है कि जो ऑफेंडर है उसको बस इतना ज्ञान होना चाहिए, उसको बस इतना नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा आदेश पारित हुआ है और मैं ऐसे आदेश की अवहेलना कर रहा हूं, और ऐसी अवहेलना करने से किसी व्यक्ति को हार्म हो सकता है। अगर उसे इतना ही जानकारी है, चाहे उसकी इंटेंशन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस सेक्शन में ऑफेंडर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बस एक चीज़ आप ये समझिए, कोई भी पब्लिक सर्वेंट ने, किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने, या कोई स्पेसिफिक नहीं बोला गया है कि जज, डीएम, एसडीएम, कुछ नहीं, कोई भी पब्लिक सर्वेंट ने अगर आदेश पारित किया है कि आप कोई एक सर्टेन एक्ट नहीं करोगे, या आप ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में रखवाओ, मैं इस प्रॉपर्टी को मैनेज करूंगा, आप उसको भी पालन नहीं कर रहे हो, और ऐसा करने के बाद किसी पब्लिक, उस व्यक्ति को जो एम्प्लॉयड है, जो पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड है, उसको क्या दिक्कत हो रही है, हो सकती है हार्म, हो सकती है इंजरी, हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हो सकता है एनॉयंस, हो सकता है परेशानी, और अगर ऐसा हो रहा है या रिस्क है तो पनिशमेंट अलग है। और अगर ऐसा आप कर रहे हो जिससे किसी ह्यूमन लाइफ की हेल्थ सेफ्टी को डेंजर है, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी को डेंजर है, या किसी प्रकार का दंगा बलवा, राइट एफरे हो सकता है, तो इस सेक्शन में वो चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। अब जैसे कि एक इलस्ट्रेशन है, एन ऑर्डर इज प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, एक ऑर्डर पारित किया गया पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, लॉफुली एम्पावर्ड था वो ऐसा आदेश पारित करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टिंग, क्या डायरेक्ट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, डायरेक्ट क्या कर रहा है अपने आदेश में, रिलीजियस प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, रिलीजियस प्रोसेशन, रिलीजियस मतलब किसी प्रकार से धर्म से जुड़ा हुआ वो जुलूस है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में ताजिया निकलता है, हिंदू लोग भी जैसे कांवर लेके जाते हैं, ठीक है। तो डिसओबीडियंस, डायरेक्टिंग दैट अ रिलीजियस प्रोसेशन शैल नॉट पास डाउन अ सर्टेन स्ट्रीट, मतलब एक निश्चित सड़क से ऐसा ना ताजिया जाएगा, ना ऐसे जैसे कहते हैं कि कांवड़ लेके हिंदू धर्म के लोग निकलेंगे, मतलब उस स्ट्रीट को आप यूज नहीं करेंगे, ऐसा आदेश पारित किया है पब्लिक सर्वेंट ने, ठीक है। ए नोइंगली डिसोबेज, अब ए इस आदेश को जानता है कि ऐसा करने के लिए मनाही है, उसके बावजूद वो ऐसा उस स्ट्रीट से क्या करता है, प्रोसेशन निकालता है, जुलूस निकालता है, एंड देयर बाई कॉज डेंजर ऑफ राइट। भाई हो सकता है कहीं मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ से हिंदू लोग अपना जुलूस निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ अनहोनी घटना घट जाए, तो ऐसे में पब्लिक सर्वेंट रोक लगाते हैं कि आप और किसी रूट का यूज़ कर लीजिए, आप उस रूट पे मत जाइए, ठीक है। या मुसलमान अपना ताजिया निकाल रहे हैं और वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे कि किसी प्रकार का किसी कम्युनिटी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति की व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो रोक लगाई जाती है। और इस चीज़ को आप जानते भी हो, उसके बाद भी आप अवहेलना कर रहे हो और आप उसी रूट से जा रहे हो जिस पर जाने के लिए सख्त मनाही की गई है, तो इस सेक्शन में वो ऑफेंस कवर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। थ्रेट ऑफ इंजरी मतलब धमकी, थ्रेट ऑफ इंजरी खतरा, किसको, पब्लिक सर्वेंट को खतरा है। Whoever holds out any threat of injury to any public servant, थ्रेट ऑफ इंजरी की, इंजरी मतलब होता है कि आपको हम चोट पहुंचा सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं, ठीक है।
whoever holds out any threat of injury to any public servant or to any person in whom he believes that public servant to be interested. अभी बताता हूँ उसका मतलब. For the purpose of inducing that public servant to do any act or to forbear or delay to do any act connected with the exercise of the public function of such public servant shall be punished. मतलब अब जैसे मान लो कि किसी एक कम्युनिटी के लोग हैं और वहाँ के डीएसपी को क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर हमारा जुलूस नहीं निकलने दिया गया डीएसपी साहब, या तो आप अगवा हो जाएंगे या आपका बेटा अगवा हो जाएगा. अब डीएसपी साहब किसमें इंटरेस्टेड है, अपनी फैमिली में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या बोल रहे हैं, या तो आपका किडनैप या एब्डक्शन हो जाएगा या आपके बेटे का या आपके किसी फैमिली मेंबर को उठा लेंगे. तो थ्रेट ऑफ इंजरी है, या आपका मर्डर हो जाएगा या फिर किसी नियरेस्ट का, आपके रिलेटिव का, भाई बहन भतीजे किसी का हो जाएगा. तो ऐसा थ्रेट ऑफ इंजरी दिया जा रहा है. और किस लिए दिया जा रहा है कि आप ऐसा कोई पब्लिक फंक्शन जो आप करते हैं मत करिए, हमारे जुलूस को निकलने दीजिए. ठीक है, अगर ऐसी कोई थ्रेट ऑफ इंजरी आप दे रहे हो तो सेक्शन 224 में कवर होता है. ठीक है, ऐसा एक्ट मत करो या करने में डिले कर दो. मतलब या तो हमें मत रोको, हमें जुलूस निकालने दो, या जब हमारा जुलूस निकल जाए तब वहाँ पर आप आना. मतलब इस तरीके का आप कंपेल कर रहे हो. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन. थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट. मतलब किसी व्यक्ति को धमकी देना कि पब्लिक सर्वेंट को तुम किसी प्रकार की इत्तला इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे. पढ़ते हैं आगे. Whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant legally empowered as such to give such protection or to cause such a protection to be given shall be punished. मतलब क्या है, जैसे आप ये फिल्मों में देखते हो ना कि ए ने बी से रेप कमिट किया और रेप कमिट करने के बाद क्या बोला, अगर किसी को भी इसकी सूचना देने की कोशिश करी, अगर तुम पुलिस थाने गई तो समझ लो कि तुम्हारा लाइफ का दी एंड हो जाएगा. बस यही सेक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. मतलब किसी व्यक्ति को ये धमकी देना कि अगर तुमने इस ऑफेंस की जो तुम्हारे साथ घटना घटी है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जानकारी देने की कोशिश करी या दी तो इसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा. तो आप क्या कर रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हो किस व्यक्ति को, विक्टिम को, कि वो पुलिस ऑफिशियल या किसी पब्लिक सर्वेंट को जो उस अपराध के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर रखता है, अपराधी को अरेस्ट करने की पावर रखता है या कुछ एक्शन लेने की पावर रखता है, ना कर पाए और आप सुरक्षित रहो. मतलब क्रिमिनल अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये दबाव बनाता है, ये डर पैदा करता है विक्टिम के ऊपर कि तुम कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मत देना पब्लिक सर्वेंट को, वरना फिर तुम अपना जानो, तुम्हारी लाइफ खतरे में आ जाएगी. केवल और केवल ये सेक्शन यही प्रोवाइड करता है. अब लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर. मतलब whoever attempt to commit suicide, आत्महत्या करने की प्रयास, कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो कंपेल कर सके, मतलब जोर जबरदस्ती, कंपेल मतलब जबरदस्ती कंपेल करना, या रिस्ट्रेन एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक सर्वेंट को कंपेल कर देना, बाध्य करना. ठीक है, या रोकना, किस लिए, कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज ना करे. ठीक है, मतलब मैं अगर आपने मेरे भाई को अरेस्ट करने की कोशिश करी या अरेस्ट किया तो मैं गंगा नदी में कूद के मर जाऊंगा. अब क्या कर रहे हो, आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, आप कंपेल कर रहे हो किसको, पब्लिक सर्वेंट को, कि वो अरेस्ट ना करे आपके भाई को, वरना आप सुसाइड कर लोगे कूद के, आप आत्महत्या कर लोगे. केवल यही सेक्शन बोल रहा है. ऐसा करते हो तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो कि 1 साल तक की होगी, या जुर्माना, या दोनों, या कम्युनिटी सर्विस जो न्यूली एडेड हुई है एज अ 6th punishment under the chapter of punishment in भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, अब देखिए हमारा चैप्टर नंबर 14 है. चैप्टर नंबर 14 हमारा है. अब इस चैप्टर को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कल से. आज मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया है. अब कल ये चैप्टर मैं फिनिश करूंगा और फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. क्योंकि आज मुझे कुछ वर्क था इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर पा रहा हूँ. तो और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ. कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर नई बीएनएस के जो सेक्शंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आईपीसी के जो हैं, या एविडेंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सीआरपीसी या बीएनएस के, हमें कौन सी वो किताब है जिसमें हमें दोनों ये सेक्शंस मिल जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग. तो मैं आपको बता दूँ
कि आप अगर चाहो तो सामर्थ अग्रवाल की बुक है, उस पर भी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन दिए हुए हैं। मैंने देखा नहीं है, सुना है, तो एक बार आप ना सामर्थ अग्रवाल की बुक को जाके देखना मार्केट में, ठीक है, कि उसमें क्या आईपीसी के पुराने सेक्शंस के साथ बीएनएस के नए सेक्शंस को करस्पॉन्ड करके एमसीक्यू बनाया गया है, जानकारी आपको मिल जा रही है। या आप एक बुक है ऑनलाइन अवेलेबल है, दृष्टि प्रकाशन की है, पीपीएस नाम से आती है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें भी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस दिए हुए हैं, ओल्ड और न्यू। तो उससे होगा क्या कि आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर पाओगे, और लिस्ट प्रिपेयर करने के साथ ही आपको जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं बीएनएस के वो भी याद हो जाएंगे, विद टाइटल, विद नंबर। और अगर आप चाहते हो कि मैं वो काम आपको करके दूं, आपको लिस्ट प्रॉपर बना के दूं इन पीडीएफ फॉर्म, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको वो पीडीएफ बहुत ही इकोनॉमिकल पेमेंट पे वो पीडीएफ एकदम अप टू द मार्क विद रिलेवेंट केस लॉज मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए, तो मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, 7505757170। साफ साफ लिख देता हूँ, 7505757170। इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि मैं पीडीएफ आपको कैसे, उसमें क्या क्या रहेगा, और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में और अप टू मार्क वो पीडीएफ रहेगा। रिलेवेंट केस लॉज भी उसमें मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में आते ही हैं। तो टिल देन, थैंक यू सो मच। कल का वीडियो आपके साथ फिर मैं आपके साथ सामने अपीयर करूंगा और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।